और उसके विचार अन्य समुदायों की तुलना में थोड़े से ट्रेडिशनल हैं, कंजर्वेटिव हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर कितना टॉलरेंस कहाँ तक रखें? और ऐसे में होता क्या कि जो रूढ़िवादी दल हैं, जैसे आपने देखा ना कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह भारत में इस समय जो राइट विंग मेजोरिटी ग्रुप्स हैं वो सत्ता में आ रहे हैं। जो लेफ्ट विंग के लोग हैं जो टॉलरेंस को ठीक मानते हैं वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि जब तक इस खतरे से बाहर निकलेंगे बात बनेगी नहीं। तो यदि इस पर आपसे सवाल पूछें तो आप कह सकते हैं कि बेशक माइनॉरिटीज आक्रामक हों। इस मामले में जॉन रॉल्स का मानना यह है, जो भारत में महात्मा गांधी का भी मानना था, कि मेजोरिटी को सहिष्णुता का व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा ही ज्यादा है, क्योंकि दंगा फसाद होने से जो नुकसान होगा उसकी तुलना में कम नुकसान है माइनॉरिटी के थोड़ा सा आक्रामक होने से। इस सेंस में यह तर्क आता है। लेकिन यह तर्क तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या बोलता है? दूसरा पक्ष बोलता है कि यदि माइनॉरिटी आक्रामक हो गई है तो मेजोरिटी को भी आक्रामक होना चाहिए और उसको अपनी सीमाओं का एहसास करवाते रहना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि मेजोरिटी को आक्रामक हो जाना चाहिए, उसमें राइट विंग पॉलिटिशियंस, तो दक्षिणपंथी, बहुसंख्यक दक्षिणपंथी पार्टियां जो हैं, और जब भी आप ऐसा कहें ना तो नाम किसका लिखना है? जैसे अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, जैसे इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी, उनका नाम, भारत की बात ही मत करो। कहीं परीक्षा हुआ मोदी जी वाला तो पता लगा कि बात का बतंगड़ हो गया। जैसे रिपब्लिकन्स, जैसे कंजर्वेटिव्स, इनका नाम लिखो। और भारत में तो ऐसे लोग पाए ही नहीं जाते, बात ही नहीं करनी। तो राइट विंग मेजोरिटी पॉलिटिक्स आमतौर पे कहती है कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, न कि हमें विनम्र होना चाहिए। ये एक डिबेट चलती रहती है। एक विचारक का नाम लिखना ही हो तो सैम हैरिस नाम के एक विचारक हैं, जिन्होंने इस बात को कहा है कि मेजोरिटी शुड ऑल्सो बी एग्रेसिव, मेजोरिटी को भी आक्रामक व्यवहार करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, मामला इम्बैलेंस का ना हो जाए। तो आपकी राय में क्या ठीक रहेगा इसमें से? सहिष्णु होना ठीक है या निपटाते रहना चाहिए? बीच बीच में, समय समय पर सहिष्णु रहो, लेकिन 6-8 महीने में सैंपल दिखाते रहो। ऐसा एक आध की मॉब लिंचिंग हो जाए 6 महीने में तो ठीक है, नहीं मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या ठीक है? फिर क्या कर देना चाहिए? मतलब कुछ 6 महीने में ऐसा होता रहे कि माहौल ठीक रहे, नहीं? चलिए, देखो आपके मन में जो भी आ रहा हो, परीक्षा में लिखना ये है कि सहिष्णुता अच्छी चीज है, परीक्षा में ये लिख के आ रहा है, ठीक है? वरना परीक्षक भी सहिष्णु क्यों रहे हमेशा? परीक्षक को सहिष्णु क्यों होना चाहिए आपके प्रति? एक सवाल ये भी तो आएगा ना उसके बाद, सीधी सी बात है। जी हाँ, सुकरात कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताएं। मैंने नहीं बोला, सैम हैरिस ने बोला, जॉन रॉल्स ने बोला, महात्मा गांधी, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं। हाँ हाँ, दो विचारकों का नाम सुनो। एक व्यक्ति है एंथनी डाउन्स, जिसने ये पैराडॉक्स दिया। एक व्यक्ति है अल्लामा इकबाल। इकबाल का प्रसिद्ध कथन है, जमहूरियत वो तर्ज ए हुकूमत है जहां सिर गिना करते हैं तौला नहीं करते। जमहूरियत यानी लोकतंत्र, वो तर्ज ए हुकूमत, शासन की प्रणाली है जहां सिर गिना करते हैं तौला नहीं करते। काउंटिंग होती है, वजन नहीं देखते कि इसके सिर के अंदर भूसा भरा है कि दिमाग भरा है, वजन नहीं देखते हैं, काउंटिंग देखते हैं। इसलिए इकबाल ने विरोध किया, प्लेटो ने विरोध किया, अरस्तू ने काफी हद तक विरोध किया, इन सब लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब भी डेमोक्रेसी पर अंतिम वाक्य मुझसे पूछेंगे तो मैं एक वाक्य का जिक्र कर दूंगा। वो वाक्य देने वाला व्यक्ति कौन था? अरे नहीं, चर्चिल भर्चिल की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। पहले वाक्य सुन लो, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। उस व्यक्ति ने कहा, यह ठीक है कि लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं, पर अगर आप कार से जा रहे हैं और कार खराब हो जाए तो आप कार को ठीक करना चाहेंगे या बैलगाड़ी को चुनना चाहेंगे? क्या बात है, बता दिया, कार को ठीक करना चाहेंगे। वेरी गुड, सी सेट तो हो गया आपका पक्का, जबरदस्त। तो इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र वह कार है जिसमें कमियां हैं किंतु बैलगाड़ी से बहुत अच्छी है, और कोई भी दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम बैलगाड़ी के बराबर है। कार यही है, पर बेकार है। कार है पर कमजोरियों के साथ है ना? तो मेरी बात का मतलब वो मत लीजिए जो आपने ले लिया। हाँ, ये भी हो सकता है, अगर माइनॉरिटी बहुत सहिष्णु हो तो उसका, मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि यदि माइनॉरिटी बहुत सहिष्णु हो तो मेजोरिटी उसको टॉर्चर कर सकती है। जैसे एग्जांपल में पाकिस्तान का दे सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, बहुत टॉलरेंट है, कोई ऐसी हिंसा नहीं दिखती उनकी तरफ से, और इस वजह से वहां पर जनरली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनॉरिटीज या परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कह सकते हैं, एग्जांपल दीजिए उसका। हाँ भाई बोल दो, अभी बोल दो। हाँ कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी का एग्रेशन है उस पर एक तर्क है कि यदि उसको न रोका जाए तो वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, देश के विखंडन को जन्म दे सकता है। इसलिए मेजोरिटी का एग्रेशन देश को बचाने के लिए एक मतलब साधन का काम कर सकता है। हाँ एक तर्क है, ये तर्क आता है, खूब आता है। एक घोर सांप्रदायिक कवि है, उस कवि ने, हिंदू घोर सांप्रदायिक कवि है, एक जमाने में ऐसा ही व्यक्ति था, तो उस समय ऐसी कविताएं पढ़ के खूब खुश रहता था। तो उसने कविता लिखी, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, आप उन 4 लाइनों को सुन के बताओ कि इससे कुछ आप सेंस समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। ठीक है, सुनेंगे? तो भाव समझिए कि कैसे माइनॉरिटीज को लेकर मेजोरिटी एग्रेसिव हो सकती है। उसने कहा, कवि का नाम है शिव ओम कुछ नाम है। उसने लिखा, संकेत समझना, मुद्दतों के बाद करवट ली जरा तारीख ने। ये 6 दिसंबर के बाद की कविता है। इसमें क्या बात की बात है? 6 दिसंबर जब अयोध्या में हुआ था उसके बाद की बाबरी मस्जिद वाली बात।
मुद्दतों के बाद करवट ली जरा तारीख ने, सांकलों को अब जोर से खटखटाओ साथियों। जिन दरख्तों से बगीचे को महज कांटे मिले, उन दरख्तों को बगीचे से हटाओ साथियों। दरख्त समझ रहे हैं? पेड़। जिन दरख्तों से बगीचे को महज कांटे मिले, उन दरख्तों को बगीचे से हटाओ साथियों। ये है परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज का जो खतरा होता है ना, उसमें ये चीज होती है। और जब ये बड़े पैमाने पे होने लगे तो असहिष्णुता अंततः जिस चीज पर पहुंचाती है उसको बोलते हैं जीनोसाइड। जिस भी शब्द के अंत में लगा हो साइड, इसका मतलब मौत, मृत्यु। जिस भी शब्द के शुरू में लिखा हो सुई, SUI, इसका मतलब स्वयं। जब दोनों मिल जाए, सुसाइड, अपनी मौत। जीनो का मतलब होता है किसी समुदाय, किसी पूरे समुदाय की हत्या करना इनटॉलरेंस का सबसे चरम एग्जाम्पल है। जिसका एग्जाम्पल नियर पास्ट में देखना हो तो हिटलर का देखिए, जिसने जर्मनी में बहुत सारे समुदायों को, जिनमें यहूदी भी थे, स्लोवाक्स भी थे, कुछ और भी कम्युनिटीज थी, अकेले हिटलर ने 60 लाख हत्याएं की और करवाई। एक व्यक्ति की इंटॉलरेंस कहां तक जा सकती है? तो असहिष्णुता का अंतिम स्तर है जीनोसाइड। इसका जिक्र जरूर परीक्षा में कर दीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि उसका खतरा कहां तक लेके जा सकता है। अब आइए ऑफिस में। अब आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप बहुत सहिष्णु हैं। अगर आपकी ऑफिस में आपकी सहिष्णुता का नुकसान होगा तो क्या होगा? भाई कुछ लोग होते हैं बहुत कड़क ऑफिसर होते हैं, इतने कड़क होते हैं कि उसके आने से पहले ही छवि पहुंच जाती है। सब टाइम पे आने लगते हैं, 9 बजे का मतलब 9 बजे, कोई 9 बज के 1 मिनट पे नहीं आएगा, सब टाइम पे आएंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं। कुछ का मानना है कि स्टाफ के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, दोस्ती का, तब काम ठीक से होता है। आपके सबॉर्डिनेट ने आपको फोन किया कि सर आज थोड़ा सा घर में दिक्कत है, 1 घंटा लेट आ जाऊं, तो मैं हाँ कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, आराम से, क्योंकि आप टॉलरेंट हैं, सहिष्णु हैं। कुछ लोग झूठ भी बोलेंगे आपसे और आप सच मान के उनकी बात को मान लेंगे। और ऐसे करते करते हमारी वर्क कल्चर में पहली चीज पैदा होगी अनुशासनहीनता, यानी कि इनडिसिप्लिन। क्योंकि आप डिसिप्लिन के लिए बहुत जोर देंगे नहीं, क्योंकि आप जनरली मान जाते हैं, कोई मजबूरी समझ लेते हैं, जहां मजबूरी नहीं भी है वहां भी समझ लेते हैं मजबूरी को। फिर जिन चीजों पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए अगर वहां भी नहीं की तो क्या होगा? उसके बाद माल प्रैक्टिसेस जैसे भ्रष्टाचार भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको पता लगे आपके ऑफिस में किसी ने करप्शन किया है और आप ये सोचने कि अरे यार छोटे बच्चे हैं, उसके परिवार बड़ा है, मैं एक्शन लूंगा तो नौकरी चली जाएगी, चलो माफ कर देते, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। और आपने उसको बुला के समझाया कि देखो ठीक बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना, ऐसे मत करो। उसी को नहीं, सबको मैसेज मिल गया कि एक बार तो कुछ नहीं करेगा ये, और उसके बाद सारे एक बार करप्शन कर लेंगे जोर शोर से, क्योंकि एक बार की माफी की गारंटी मिल चुकी है। और यदि आपने पहली बार में कहा जीरो टॉलरेंस, बात ही नहीं करूंगा, हुजूर मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, स्कूल कैसे जाएंगे? तो भाई मुझसे पूछा था पहले करप्शन करने से पहले, ये 3 बच्चे करप्शन कर लूं क्या? नहीं पूछा था ना। और तेरी नौकरी छूटेगी तो किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जिसके 4 बच्चे हैं, वो 4 स्कूल जाएंगे, कोई बात नहीं, तेरे 3 नहीं जाएंगे, उसके 4 चले जाएंगे। ऐसा क्या है? जीरो टॉलरेंस रखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी, जहां विनम्र हुए वहां पर ये सब हरकतें शुरू हो जाएंगी। और प्रशासन की जिम्मेदारी के स्तर पर यदि आप टॉलरेंट हैं तो वहां क्या नुकसान हो सकता है? जिम्मेदारी का मतलब क्या होगा? जैसे आप कलेक्टर हैं तो पूरे जिले को लेकर आपकी जिम्मेदारी जिस तरह की है, और यदि आप सहिष्णु व्यक्ति हैं तो उसका असर, उसका नेगेटिव असर अगर आएगा तो क्या आएगा? आमतौर पर माना जाता है कि सहिष्णुता एक अच्छे सिविल प्रशासन का अनिवार्य अंग है, और सहिष्णु अधिकारी अगर वो अपनी चेतना में सहिष्णु है, समाज के वर्गों के प्रति सहिष्णु है, तो समाज का नुकसान नहीं होता है, आमतौर पर उसका फायदा ही होता है। केवल ये हो सकता है कि कहीं कहीं सहिष्णुता ज्यादा होने से तुष्टीकरण जैसा कोई खतरा पैदा हो सकता है। बड़ी महीन सी रेखा होती है, टॉलरेंस और अपीजमेंट के बीच की रेखा बहुत पतली है। तुष्टीकरण आमतौर पर छोटी मात्रा लगाई जाती है, लेकिन इसका सही जो लेखन होगा बड़ी मात्रा से होगा। तो तुष्टि प्लस इकरण है, तो तुष्टीकरण, अपीजमेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तुष्टीकरण सबसे प्रिय शब्द है बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टी है और हम इसका विरोध करते हैं। हम हिंदू अपीजमेंट करेंगे, हर दल अपना अपना तुष्टीकरण करेगा। हम अपने वोट बैंक को तुष्ट करेंगे, वो अपने वोट बैंक को तुष्ट करते हैं, और हम अच्छे वाले तुष्टीकरण करने वाले हैं, उनका तुष्टीकरण खराब तुष्टीकरण है। हर पार्टी ऐसे तो करती है। अरविंद केजरीवाल गरीबों का तुष्टीकरण करता है, उसका वोट बैंक वो है। लेकिन बीजेपी का शुरू से कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करती है, जो कि गलत है। और अब सेकंड टर्म में उन्होंने दिखा दिया कि जितने हैं सब बस उसके बाद ही निकलेंगे। मतलब 370 हट जाएगा, मेरी कल्पना से परे की बात थी कि ऐसा सच में कुछ कर पाएंगे। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ फीचर्स आ जाएंगे, ये कल्पना में था, जो कि आ भी गए, अच्छा भी हुआ। लेकिन इतने बड़े बड़े स्टेप्स लगातार धाई करते हुए लेते रहेंगे, इतनी उम्मीद तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा होगा। चलिए, तो आप सहिष्णुता पर अब ठीक से लिख सकते हैं, निबंध भी आ गया तो ठीक है। चलिए, अब मूल्यों का अगला वर्ग उठाएंगे एक साथ, और उसमें 3-4 मूल्य एक साथ लेंगे। उन 4 बहनों के नाम, पहली बहन का नाम ऑब्जेक्टिविटी, तो सबसे बड़ी बहन ये है, और बाकी बहनें इतनी छोटी हैं कि इसने मां की तरह पाला उन तीनों बहनों को। ठीक है। हाँ, तुष्टीकरण का मतलब किसी समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उसे कुछ ऐसा देना जो वो डिजर्व नहीं करता, उसे एक्स्ट्रा आपने दे दिया है। किसी भी वोट बैंक को तुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो सुश्री मायावती दलितों का तुष्टीकरण कर सकती है, मुलायम सिंह एंड पार्टी यादवों का, कभी कभी मुसलमान यादव दोनों का तुष्टीकरण कर सकते हैं, बीजेपी एग्रेसिव हिंदूज का तुष्टीकरण कर सकती है, कांग्रेस, क्या होता है ना, डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स में 2 शब्द चलते हैं। देखो, मान लो कुल मिलाकर 100 ही लोग हैं, ठीक है। अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, मान लीजिए कि सवर्ण हिंदू यानी हायर कास्ट हिंदूज जो हैं, मान लीजिए कि उनकी संख्या 20% है। जो ओबीसीज हैं, मान लेते हैं कि उनकी संख्या 50% मान लीजिए,
ठीक है। जो एससीज हैं उनकी संख्या मान लीजिए 25% के आसपास है, अदर्स को एसटीज वगैरह को मान लीजिए 5% है, ठीक है। सबको इलेक्शन जीतना है, बेसिकली सबका उद्देश्य एक ही है, इलेक्शन जीतना। पार्टी की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन हमारे यहाँ इकोनॉमिक मुद्दों पर प्राय नहीं होता है, वो सोशल मुद्दों पर होता है। जिस समाज में सोशल मुद्दों पर इलेक्शन होगा वहाँ सोशल आइडेंटिटी केंद्र में रहेगी, सामाजिक पहचान केंद्र में होगी। और भारत की सामाजिक पहचानों में सबसे महत्वपूर्ण दो ही है, एक हिंदू मुसलमान, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पहचान है। अखिलेश यादव और मायावती चाहेंगे कि जातीय पहचान केंद्र में रहे, क्योंकि उनकी पार्टी उस पर टिकी है। बीजेपी चाहेगी कि केंद्रीय पहचान हिंदू बना मुस्लिम की रहे। हर व्यक्ति की मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, तो द्वंद्व इस बात का रहता है। अब खेल क्या होगा? इलेक्शन जीतना हो भारत में तो करीब 33% वोट अगर आपको मिल गए तो कोई माइक आपको हरा नहीं सकता है, एक सामान्य समझ ये है। 30, 32, 33, 34% पे इलेक्शन निकल जाता है। अब अगर बीजेपी को ये पता है कि ये 20% मेरे पक्के हैं, बाकी इनमें से बहुत हुआ तो यहां से शायद 2% आ जाएंगे, यहां से शायद 2% आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कम से कम 9% और चाहिए। और ये मजबूत गढ़ है सपा का, ये इनका मजबूत गढ़ है। अब बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी को इसमें से 9% चाहिए कम से कम। तो बीजेपी क्या बोलेगी? कहेगी कि ये जो सपा है ना, ये ओबीसी की पार्टी नहीं है, यादवों की पार्टी है सिर्फ। और जो गैर यादव ओबीसी हैं उनका शोषण करती है सपा। हम गैर यादव ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण की मांग करते हैं, और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, जिसमें से 22% खा जाते हैं यादव लोग। तथ्य नहीं है, बड़े बड़े तथ्य हैं सब, ऐसी तथ्य चल रहा है कुछ भी। और हम चाहते हैं, राजनाथ सिंह ने किया था सीएम होते हुए, हम ओबीसी को 3 वर्गों में बांट देंगे और तीनों को 999% देंगे आरक्षण, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन देंगे। और ये करते ही क्या हुआ? यादव सिमट के ऊपर वाले 9% में, और बाकी बीच वाले और नीचे वाले ओबीसी मस्त हो गए कि तो बजा गया, 18% हमें मिल गया स्पेशल। और तब बीजेपी ने कहा तुम इनको समझते हो नेता अपना, हम है तुम्हारे नेता। और मन में क्या काउंट किया? 20, 2, 22, 2, 24, 18, 42 हो गया। 42 मतलब काम साफ एकदम। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया, उसने कहा रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन संविधान की भावना के खिलाफ है, मामला वापस हो गया। ये सब खेल चल रहा है। ये जब राजनाथ सिंह सीएम थे उत्तर प्रदेश के, तब ये खेल हुआ था। पर्पस देखिए, पर्पस क्या है? पर्पस तो वही है। फिर क्या कर रहे हैं मायावती जी जो हैं, वो दलितों के नेता नहीं है, सिर्फ जाटवों के नेता हैं। उनकी पार्टी में और उनकी सरकार में जितनी नौकरियां मिली, उन नौकरियों में दलितों में 90% मौका केवल जाटवों को मिला। तथ्य बट से लिया गया है, केवल जाटवों के नेता है। तो गैर जाटव दलित, उनका सही सम्मान केवल और केवल कर सकती है कि पार्टी बीजेपी या कांग्रेस से कोई भी मतलब। अब क्या हुआ? इसमें से तोड़ दिए बहुत सारे। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स में दो ही क्रियाएं चलती हैं, संलयन और विखंडन। दूसरों के वोट बैंक में विखंडन, अपने वाले में संलयन। इतना ही मामला है। और जो पार्टी इन दोनों क्रियाओं को ठीक से कर लेगी, उसका रिएक्टर ठीक से काम करेगा, वो जीत जाएगी। इतना ही मामला होता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि वो पार्टी ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, मैं तो अब उस दौर से गुजर गया हूं आपकी तरह, मैं बहुत इमोशनल हो गया चीजों के मामले में। कुल मिला के गणित है। नरेंद्र मोदी सारी टोपियां पहनते हैं, एक नहीं पहनते, इसके पीछे भी गणित है। अगर आप सोचते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, कुछ ढीले भर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं होती, सबके पीछे गणित है। क्या गणित है? मेरे बहुत सारे दोस्त इन पार्टियों में सीनियर लेवल पे काम करते हैं, उनसे डिस्कशन होती है तब पता लगता है क्या बोल रहे हैं, किस पे ठीक ठाक बहस हुई है पार्टी में। टोपी आई, उन्होंने मना कर दिया, एक संकेत बन गया, हर जगह दिखाया गया, मैसेज कन्वे हो गया। कैलकुलेशन है कि देश में 14% मुसलमान हैं, और उन 14% में से ये टोपी पहन भी लेंगे तभी 1% भी वोट डालने वाले इनको, क्योंकि इनकी नफरत या नाराजगी इतनी जग जाहिर है कि टोपी पहनने से भी वोट नहीं मिलने वाले वहां से। और अगर टोपी पहन लेते, वहां से मान लो आधा % वोट मिल भी जाते ना, तो इधर के 5% कट जाते। उन 5% को इसी बात की खुशी कि भाई ने टोपी नहीं पहनी, वोट भाई को पड़ेगा। और ये कुल मिला के कैलकुलेशन है। और लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये संविधान की भावना और ये भावना वो भावना, कोई भावना नहीं, कुल मिला के गणित। और डेमोक्रेसी गणित पे चलती है नेताओं की दुनिया में। हम लोग भावनाओं में चलते हैं अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स की दुनिया में गणित पे चलती है। और भावनाएं तो जनता के लिए होती है कि जनता इमोशनल होकर सोचे। चलिए, तो अब बीच में उसको रोक देंगे। तो सबसे बड़ी बहन जो माँ के समान है, उसका नाम क्या बताओ? जो से ऑब्जेक्टिविटी। इसकी 3 छोटी बहनें हैं, इसकी 3 छोटी बहनें हैं। और वो जो छोटी बहनें, उनमें से सबसे छोटी बहनों में सबसे बड़ी बहन, यानी कि कौन से नंबर की बहन? सेकंड नंबर की बहन, उसका नाम है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी से थोड़ी छोटी, एक ही साल छोटी है, उसका नाम है इम्पार्शियलिटी। और इम्पार्शियलिटी की बहुत बार एक छोटी बहन हुई, उसका नाम हो गया नॉन पार्टिजनशिप। तो इन चारों को हम एक ही फैमिली के बच्चे के रूप में लेंगे, ठीक है? चलिए, अब जल्दी से बताओ इन सबको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी को वस्तुनिष्ठता, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम सही बताया आप लोगों ने। और न्यूट्रलिटी को, मैं पर्याप्त समय देख रहा हूं कि आप देख लें नोट्स में क्या क्या लिखवाया था पहले, इससे हमारा सम्मान परस्पर बना रहेगा। इम्पार्शियलिटी को, क्या बात है, गजब, निष्पक्षता। चौथा तो नहीं बता पाओगे, अरे बाप रे बाप, यही पता है आप लोगों को? क्या पहले हुआ था क्लास में? क्या मुझे याद है कि मैंने चारों लिखवाए थे पहले भी आपको। राजनीतिक तटस्थता, ठीक है।
दरअसल एक ही मूल्य है, ऑब्जेक्टिविटी। जब ऑब्जेक्टिविटी का मूल्य तीन अलग अलग तरीकों से व्यक्त होता है तो ये तीन मूल्य विकसित होते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में संबंध हमेशा एक तरफा नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप न्यूट्रल ना हो पर ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव तो हैं और न्यूट्रल नहीं हो पा रहे हैं। आमतौर पर रिवर्स नहीं होगा, एक साइड से हो सकता है। मतलब न्यूट्रल हुए बिना ऑब्जेक्टिव होना बहुत मुश्किल चीज नहीं होती है। लेकिन यात्रा ऑब्जेक्टिविटी से शुरू करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ेंगे। मैं भी एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अभी जो सिचुएशन देश में उसी के एग्जांपल लेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो पहला मूल्य है ऑब्जेक्टिविटी। आइए यहीं से शुरू करते हैं कि ये क्या चीज है। देखो, ऑब्जेक्टिविटी को समझने के लिए पहले दो शब्दों पर ध्यान देना है, एक है ऑब्जेक्टिविटी और एक है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी को हिंदी में आप आत्मनिष्ठता कह सकते हैं। ठीक, देखो वस्तुनिष्ठता के लिए दूसरा शब्द हो सकता है वस्तुपरकता, तीसरा हो सकता है विषय निष्ठता, चौथा हो सकता है विषय परकता। इन चारों का एक ही मतलब होता है, वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ, वस्तुपरक, विषय परक। इन चारों का मतलब है ऑब्जेक्टिव। और अंत में लगा देंगे ताता ताता तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, है ना। इंग्लिश में टी, हिंदी में ता, टीता टीता, इस तरह से। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता, ऐसे कर देना बस। क्योंकि भाववाचक संज्ञा बनाने का तरीका अंग्रेजी में टी है, हिंदी में ता है। मतलब कई तरीकों में से तरीका ये है। ऐसे सेंस बताएंगे, पहले नाम तो नोट कर लो सबका, एड्रेस तो पता लग जाए। आत्मनिष्ठता को आप, एक शब्द है विषयी निष्ठता, एक शब्द है अहम निष्ठता। ठीक, अब इसी में तीनों में निष्ठता की जगह परकता भी लगा सकते हैं। तो आत्मपरकता, विषयी परकता, अहम परकता, इन सब शब्दों से भी इस शब्द को बोले जाने का रिवाज है। ये मैंने आपको रेंज इसलिए बताई, कभी कोई शब्द घूम फिर के तो तनाव मत लीजिएगा, समझ जाना कि ये बात कहने का प्रयास किया जा रहा है। और अंग्रेजी में जरूर देख लेना, अंग्रेजी से वैसी नफरत नहीं करनी जैसे कुछ लोग करते हैं। देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है। तो हम जिन दो शब्दों में अंतर समझेंगे वो है ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। और उसमें जो अनुवाद हम लेके चलेंगे, जो सबसे पहला अनुवाद है वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता, उसको हम लेके चलेंगे। देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्ट इस शब्द से बना है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बना है ऑब्जेक्टिव, और इसी से बन गया है ऑब्जेक्टिविटी। तो पहले ऑब्जेक्ट समझ लेते क्या होता है। और इधर ये सारे शब्द किससे बन रहे हैं, सब्जेक्ट से बन रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी। फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में इन शब्दों पर खूब बहस होती है। हमारी बहस तो बहुत उथले स्तर की बहस है, जिसमें हमें इन शब्दों के बहुत गहरे मतलब पे नहीं जाना है। दर्शन में तो कितने दार्शनिकों ने जिंदगी इसी बात पे खर्च कर दी कि मैं का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब क्या है। पूरी पूरी जिंदगी खर्च करके चले गए हैं और कोई समझ नहीं पाया फाइनली। इस समझ नहीं कि मैं समझ गया हूं, कोई भी नहीं समझ पाया आज तक कि मैं का दरअसल मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक मतलब होता है वस्तु, और सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक, वस्तु और व्यक्ति में जो अंतर माना गया है वो ये है कि वस्तु में चेतना नहीं होती है, जबकि व्यक्ति में चेतना होती है। दरअसल जो व्यक्ति है वो एक कॉम्बिनेशन है वस्तु प्लस चेतना का। जैसे हमारे पास चेतना है जिसकी वजह से हम अपने आप को मैं कहते हैं, मैं। तो फिलोसफी में सवाल है कि मैं कौन है। इसका जवाब एक व्यक्ति ने दिया जिसका नाम है डेकार्ट। पगला गया एकदम बेचारा, बड़ा गहरा फिलोसफर था, पगला गया एकदम। इतना घातक तरीके से सोच रहा है कि लोग घबरा गए, क्या सोच रहा है। उसने कहा मैं हर बात पे डाउट करूंगा, हर बात पे संदेह करूंगा, मैं इस पे संदेह करूंगा, मैं उस पे संदेह करूंगा, मैं हर चीज पे संदेह करूंगा। और फिर सोचा अरे भाई ये संदेह कर कौन रहा है। उसने कहा इसका उत्तर है मैं यानी कौन संदेह कर रहा है। तो संदेह मेरा हाथ तो करेगा नहीं, मेरा पैर तो करेगा नहीं, संदेह तो कोई चेतन वस्तु करेगी। तो उसने कहा मैं संदेह कर रहा हूं, इसके लिए कम से कम ये मानना पड़ेगा कि मैं तो हूं ही, वरना संदेह कौन कर रहा है। अगर मैं संदेह करने वाले पर भी संदेह करूं तब भी सवाल है कि संदेह करने वाले पर संदेह कौन कर रहा है, वही मैं ही हूं। इस समय संदेह की प्रक्रिया में दुनिया की हर बात पे संदेह हो सकता है, मैं पे नहीं हो सकता। और तब उसने घोषणा की कोजिटो एर्गो सुम अपनी भाषा में, जिसका हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद क्या है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसके बाद कपड़ा बनाने वाले लोगों ने टी शर्ट पे छापना शुरू कर दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सब डेकार्ड बने घूम रहे हैं, ये नहीं पता डेकार्ड कौन था। जैसे CAA का विरोध, लेकिन CAA कई लोग तो इसी परेशान है, CAB होता है कि CAA होता है। कई तो इसी में दुखी है कि यार नाम चेंज कर दिया आपने झंडा बनवा लिया तो नाम चेंज कर दिया आपने, ये गलत बात है, नाम वही रखना चाहिए था। ये क्या कि घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग कर दिया उसका। तो ऐसा हो जाता है। फिर डेकार्ड ने बताया कि मैं का मतलब है आत्मा, उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा है, मैं यानी आत्मा। तो उसके कुछ ही साल बाद एक आदमी डेविड ह्यूम हुआ, उसने कहा डेकार्ड इतना बड़ा गधापन कर रहा था। बोला सच वही जिसका अनुभव, खाली सोचने से क्या होता है। मैं अपनी आत्मा को खोजना चाहता हूं, मैंने खूब कोशिश की, मैं अपने अंदर जब घुसा मुझे आत्मा नहीं दिखी। किसी ने पीछे से बोला घुसा कौन था। मैं जब अंदर घुसा, सुकरात समझ रहे, बड़ा मजा आ रहा हो तुम्हें, आपको ऐसी बातें अच्छी लगती है ज्यादा। सत्य क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है।
मैं जब जब अंदर घुसा मुझे सब कुछ मिला पर आत्मा नहीं मिली, तो आत्मा नहीं होती। तो पीछे वाले बोल रहे कि अरे घुसा जो था वही थी आत्मा, तू जो घुसा ना वही आत्मा थी, तू समझ नहीं पाया। और अंत में आके एक दार्शनिक स्ट्रॉसर ने तो ये सिद्ध किया कि मैं एक भाषाई समस्या है, ये मेटाफिजिकल इशू है ही नहीं। इस लेवल पर दर्शन में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की बहस होती है, लेकिन सरल स्तर पर ऑब्जेक्ट वस्तु है, सब्जेक्ट व्यक्ति है। ये बात सार्थ जैसे लोगों ने सबसे विस्तार में कही। तो व्यक्ति जिसके पास चेतना है वो सब्जेक्ट है, वस्तु जिसके पास चेतना नहीं है या जो जड़ पदार्थ है वो ऑब्जेक्ट है। तो एक बात समझ में आ गई, सब्जेक्टिव का संबंध उससे है जिसके पास चेतना है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है। चेतना का मतलब क्या होता है? सोचने की शक्ति हो सकता है, महसूस करने की शक्ति हो सकता है। इन सब चीजों को मिला के आप बोल दीजिए चेतना है। मेमोरी की जो पावर है, रिटेंशन की जो पावर है, इन सबको मिला के बोलते हैं चेतना। हम जो कुछ भी ऐसा करते हैं जो हमारा शरीर नहीं करता है वो हमारी चेतना है। जैसे रोने के प्रोसेस में आंखें तो आंसू बहाती हैं, लेकिन उस समय जो दुख है, उस दुख को जो महसूस करने वाली शक्ति है वो चेतना है। खुशी जब होती है तो चेतना के स्तर पे होती है, उसका रिफ्लेक्शन बॉडी में जैसा भी आएगा अलग बात है। सोचना समझना महसूस करना ये सब काम कौन करता है? चेतना करती है। उसी चेतना को कुछ गुरु लोग बोलते हैं आत्मा है। आत्मा, आत्मा क्या है? चेतन क्रियाओं को करने वाला कोई चीज होनी चाहिए, उसका नाम रख दिया आत्मा। ये मसला है बस, ठीक है। एक चीज ये हुई। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो वस्तु में स्थित है वो ऑब्जेक्टिव है, और जो व्यक्ति की चेतना में स्थित है वो सब्जेक्टिव है। सो सिंपल। इस गिलास के बारे में जो चीज गिलास में है वो ऑब्जेक्टिव है, इस गिलास के बारे में जो चीज मेरी समझ में है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैं यूं कहूं कि वस्तु में जो चीजें वस्तु के बारे में हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, वस्तुपरक हैं, और वस्तु में जो वस्तु के बारे में हैं वो आमतौर पर तथ्य हैं। और जो तथ्य है उस पर सर्वसम्मति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तथ्य पर सर्वसम्मति होना स्वाभाविक होता है। कोई तथ्य इसलिए तथ्य बनता है क्योंकि उसके पक्ष में प्रमाण होते हैं। आप प्रमाणित कर सकते हैं उस चीज को कि भाई ये साबित की जाने वाली चीज है, तो तथ्य इसलिए तथ्य है कि वो प्रमाण है, उस पर सर्वसम्मति है। और यदि कोई उस पर सहमत नहीं है तो ये उसकी समस्या है, न कि तथ्य की समस्या है। ये उस व्यक्ति विशेष की समस्या हो जाएगी। जबकि जब सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, वस्तु के वे पक्ष जो मेरी चेतना से तय हो रहे हैं, तो जो चेतना से तय होगा उसमें सर्वसम्मति नहीं होगी, क्योंकि वो राय होगी, विश्वास हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, ये सब होगा। राय विश्वास अनुभूति। और राय विश्वास अनुभूति के पक्ष में आप कितने भी तर्क देंगे उसके विरोधी तर्क हो सकते हैं, उतने ही ताकतवर हो सकते हैं। और इसका मतलब इसमें सर्वसम्मति नहीं होगी, इसमें मतभेद का स्कोप हमेशा रहेगा। और मतभेद नहीं सुलझा तो मनभेद हो जाएगा। जिन जिन मुद्दों में सब्जेक्टिविटी है उनमें झगड़े हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी हो जाते हैं क्योंकि लोगों को उसकी ऑब्जेक्टिविटी का पता नहीं होता है। जैसे बाइबल में अभी भी लिखा हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी का संबंध, जो हम आज जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य केंद्र में है, वो मानते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य घूम रहा है, बाइबल ये कहती है। और कोपरनिकस ने जो किया, उसने ये किया कि जियोसेंट्रिक धारणा को चेंज करके हीलियोसेंट्रिक धारणा को ला दिया कि केंद्र में पृथ्वी नहीं है, केंद्र में सूर्य है सौरमंडल के। इसलिए उसको बोलते हैं कि उसने एक रिवोल्यूशन कर दिया ज्ञान की दुनिया में। हीलियोसेंट्रिज्म का विचार कोपरनिकस से हम रिलेट करते हैं, इसलिए करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी समझ में आ गया। अब देखिए कि एथिक्स में इसकी परिभाषा कैसे होगी। अगर मैं और स्पष्ट कर दूं आखिरी एक शब्द में, सब्जेक्टिविटी का मतलब जो मेरी चेतना से क्या क्या जुड़ेगा। जैसे मेरे क्या या मेरी एक तो राय है, 8-10 शब्द बताइए। विश्वास हो ही गया है, वही 3 बोल रहे हो, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं टाइप से कर रहे हो, कुछ और बताओ ना भाई। अनुभूति हो गया, भावना हो गया। आप कल्पना कीजिए कि देश से बाहर गए हुए हैं, किसी दूसरे देश के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां क्या क्या बातें आ सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा मेरे संस्कार, मेरे मूल्य, मेरे प्रतिमान, मेरे विचार, भावना हो गया, मेरे आदर्श, मेरी सही बात है, मेरी रुचियां क्या क्या हैं। ये सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं। और ऑब्जेक्टिविटी की तरफ केवल एक वस्तु ले लीजिए, तथ्य। वो अकेला इन सब में भारी पड़ जाएगा, बस तथ्य। और तथ्यों पर टिके हुए तर्क। आपका तर्क एकदम गलत हो सकता है यदि वो तथ्यों पर मूल रूप से नहीं टिका हुआ है। यदि तथ्यों पर टिका हुआ तर्क है और तर्क बेदाग है, निर्दोष है, तो आपके निष्कर्ष सही निकलेंगे। तो तथ्य प्लस तथ्यों पर टिके हुए तर्क है। हाँ, तो विरोध भी तो विचार के रूप में तो करोगे या भावना के रूप में करोगे, कैसे करोगे? तो मेरे विचार जब सब्जेक्टिव हैं तो मेरे विरोध के विचार भी सब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना। तो मेरे पास जो तथ्य हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, और तथ्यों पर टिके हुए तर्क कि 2 तथ्य हैं, उन दोनों तथ्यों से जो लॉजिकल कंक्लूजन निकल रहा है बिना किसी फैलेसी के, तर्क दोष के, वो भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बाकी सब सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब इथिक्स की दुनिया में भारत सरकार आपसे चाहती है कि आपके पास, नोट कर लिया आप लोगों ने, भारत सरकार चाहती है कि आपके पास ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अब देखिए कि वो ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब निकालती है और आपसे क्या अपेक्षा करती है। ये चारों जो गुण हैं निर्णय की प्रक्रिया के संबंध में है। हमारा सोचने का तरीका, हमारे निर्णयन का तरीका कैसा हो, तो निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में, तो इनमें से किसी की भी परिभाषा आपको लिखनी हो तो शुरुआत में कीजिए निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में। यहां से आप बात को शुरू कर सकते हैं। 2 बातें याद रखनी है कि किस चीज से बचना है और किस चीज पे जाना है, इससे ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा हो जाएगी।
निर्णय और चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों इत्यादि से तटस्थ रहना। तो सबसे पहली बात, निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों, एक आध शब्द और करना हो तो विश्वासों कर दीजिए। वैसे पूर्वाग्रह भी एक विश्वास ही होता है, वो विश्वास जो किसी समुदाय के बारे में है और गलत है किंतु बना हुआ है। तो निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों और विश्वासों इत्यादि से तटस्थ रहना। प्लस इसके साथ साथ दूसरा गुण क्या है? तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों को ही आधार मानना। जिस व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया इस प्रकार की है, आप धूमधाम से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का व्यक्ति है, वस्तुनिष्ठ चिंतन वाला व्यक्ति है। स्पष्ट हो गई बात पूरी तरह से? फिर इस परिभाषा को चाहें तो जोर से बोल दीजिए। निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में पहला बिंदु, व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों, विश्वासों, रुचियों भी कर दीजिए, रुचियों इत्यादि से तटस्थ रहना और अपने निर्णय या चिंतन को तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों पर ही आधारित रखना। यदि ये दोनों गुण आपकी चेतना में हैं, पहला गुण है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब किस चीज से बचना है, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम कहेंगे कि आपके पास एक गुण तो इफरात में मौजूद है, उसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। स्पष्ट हुआ? ऑब्जेक्टिविटी के पक्ष में जिन लोगों ने तर्क दिए हैं, जैसे अगर आप बात करें, एक व्यक्ति है सुकरात। तो सुकरात एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव चिंतक है। उस समय तक ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इस सेंस में नहीं था। सुकरात ने जिस तर्क पद्धति पर बल दिया, वो तर्क पद्धति ऐसी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। उसको बोलते हैं सुकरात के संवादों में। सुकरात संवाद करते थे। अगर सुकरात ने कुछ खास लिखा है नहीं, तो प्लेटो ने सुकरात के तर्कों को लिखा है। प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे बहुत सारे, मतलब पुस्तकों को डायलॉग की फॉर्म में लिखा है। तो सुकरात का स्टाइल पता क्या था? जैसे सुकरात के जमाने में एक चिंतक था हेराक्लाइटस, कई चिंतक थे। तो प्लेटो की बुक्स जो है, डायलॉग्स हैं, उन चिंतकों के नाम से आती हैं, बहुत सारे नाम से आती हैं। तो एक बार एक आदमी किसी ऐसे प्रोसेस से लौट रहा था जहां कई लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मारा था और वो खुश था कि मैं सही किया, जैसे मॉब लिंचिंग करके ऐसा मान लीजिए। और सुकरात इतना समझदार था कि उसके सामने को टिक नहीं पाता था। और सुकरात विनम्र भी था, गुस्सा नहीं करता था, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करता था और सामने वाले को सामने वालों के तर्कों से ही समझा देता था कि उसने क्या गलत किया है, बिना एग्रेसिव हुए। वैसे भी बातचीत की प्रक्रिया में यदि एक पक्ष एग्रेसिव हो रहा है तो इसका सामान्य मतलब है कि उसके पास तर्क या तथ्य कमजोर है। जिसके पास तर्क होगा, तथ्य होंगे, उसे एग्रेशन की जरूरत है क्या है? उसके पास तो तर्क है ही, तथ्य है ही, प्यार से एकदम मजे मजे में बात को खत्म कर देगा। और जब बात बात प्यार बबूला हो रहा है और तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा कर रहा है, ऐसा मतलब तर्कों का भारी अभाव है उसके पास। तो सुकरात ने उस व्यक्ति को रास्ते में रोक लिया। उसकी गलती थी, घर के सामने से जा रहा था उनके। सुकरात बाहर बैठे, चार पे बैठा, इधर क्या कर, कहाँ से आ रहे हो भाई? उसने कहा सुकरात, आज ये काम करके आया हूँ और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सुकरात ने कहा अच्छा, अच्छा फील कर रहे हो? हाँ। आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया? एकदम अच्छा काम किया है। अच्छा, तो मान लो कि अगर ये अच्छा काम है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को भीड़ के द्वारा इस विश्वास पे मार देना कि वह व्यक्ति गलत था अच्छा काम होता है? उसने कहा हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि भीड़ का विश्वास न्याय से ऊपर है। तो उसने कहा मैं जाऊँ, अपने घर जाऊँ? गलती से रास्ते ले ले। सुकरात सॉरी, मैं वहां से निकल जाता, गलती। सुकरात नहीं बैठो ना, चाय पियो, बात तो करो। उसने कहा सर मतलब ठीक ही लग रहा है, बात तो ठीक लग रही है। फिर सुकरात ने कहा इसका मतलब ये भी हुआ कि मान लो कभी तुम जा रहे हो रास्ते में और भीड़ को ये विश्वास हो जाए कि तुमने किसी का बच्चा उठा लिया है और भीड़ ने तुरंत न्याय करना उचित समझा, जैसे कि आज तुमने न्याय किया है, तो भीड़ का इस विश्वास से तुम्हें मार देना कि तुम गलत हो वो भी उचित ही होगा। उसने सर पकड़ लिया, सर सॉरी गलती हुई मुझसे, लेकिन अब तो मैं काम करके आ चुका हूँ तो कुछ हो नहीं सकता उसमें, लेकिन हाँ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। फिर सुकरात ने कहा अब जाओ, आगे से ध्यान रखना। ये तरीका था सुकरात का बात करने का। एक बार तो एक आदमी को ईश्वर और नैतिकता के जाल में ऐसा फंसाया, वो ईश्वर को मानने वाला आदमी था, अंत में सिर फोड़ के अपना गया वहां से। ईश्वर और नैतिकता में क्या संबंध है? उसने कहा तुम्हारा ईश्वर नैतिक है? उसने कहा हाँ। ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि वो नैतिक है, या ईश्वर नैतिक होने की वजह से ईश्वर है? ईश्वर स्वभाव में नैतिक है, क्या स्थिति है? उसने कहा नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक लग रहा है। फिर सुकरात ने कहा देखो, अगर ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि वो नैतिक है तो नैतिकता ईश्वर से बड़ी वस्तु हो गई, और यदि नैतिकता ईश्वर से बड़ी है तो ईश्वर नैतिकता से छोटा है, तो मैं ईश्वर को क्यों मानूं? मैं नैतिकता को ही क्यों ना मान लूं? ईश्वर अनैतिक नहीं हो सकता, यानी ईश्वर को ईश्वर होने के लिए नैतिक होना ही पड़ेगा। और यदि ईश्वर का ईश्वरत्व नैतिकता पे टिका है तो नैतिकता ईश्वर से बड़ी वस्तु है, और यदि मुझे इनमें से एक मानना ही है तो मैं नैतिकता को ही क्यों ना मान लूं, ईश्वर को क्यों मानूं? फिर वो व्यक्ति रुका हुआ है, अगली बार रास्ता चेंज कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया। क्या हुआ? अच्छा आपने का रास्ता चेंज कर लिया, मतलब पूछना चाहिए कुछ, तो रास्ता चेंज कर लिया। सुकरात ऐसा आदमी था, सुकरात को नहीं पढ़ना है गुनाह है, गुनाह। तो उसको 20 ईस्वी का मौका मिला ना ये समझने के, बस सुकरात के डायलॉग्स निकाल के ऐसे ही पढ़िए, आपको तर्क करने की जो सही पद्धति समझ में आएगी, तर्क कैसे होता है बिना एग्रेसिव हुए, एकदम ठंडी हवा के झोंके की तरह सामने वाले को पस्त कर देना सीखना हो तो सुकरात से सीखिए। दूसरा एक व्यक्ति जो है उसका नाम है डेकार्ट, रेने डेकार्ट। ये वही है जो पकड़ा गया था
मैं संदेह करूंगा, मैं सब पे संदेह करूंगा। तो इसकी पद्धति का नाम था संदेह पद्धति। ये कहता है कि हर उस ज्ञान पे संदेह करो जिस पर संदेह किया जा सकता है, ताकि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक हम पहुंच सके। तो डेकार्ट की संदेह पद्धति कहती है कि हर अंधविश्वास पर, हर विश्वास पर संदेह करो ताकि हम सही ज्ञान तक पहुंचे। ये इसका स्टाइल था। पहुंचा उसके बाद भी गलत जगह पे, लेकिन हाँ इसका स्टाइल ठीक था, इसने एक अप्रोच अच्छी बनाई। और ये 17वीं सेंचुरी का व्यक्ति है। मॉडर्निज्म की शुरुआत जब हुई, ऐसा कहते हैं कि मॉडर्निज्म की शुरुआत मुख्य रूप से दो लोगों के हाथों हुई। एक का नाम था न्यूटन और एक का नाम था डेकार्ट। ये दोनों 17वीं सेंचुरी के ही समकालीन व्यक्ति थे, एक ही समय के व्यक्ति थे। इसके थोड़ा पहले एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था, अपने शायद कल परसों बोला था, फ्रांसिस बेकन। देखिए डेकार्ट एक बुद्धिवादी आदमी था। बुद्धिवादी का मतलब जो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बेस से बात नहीं करता, तर्कों के बेस से बात करता है। तो जैसे सुकरात ने तर्कों के बेस से बात की, डेकार्ट ने भी तर्कों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ सत्य प्राप्त करने की बात की। और बेकन जो था ये वैज्ञानिक चिंतन वाला आदमी था। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, अनुभव, दुनिया भर का अनुभव लेके फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो बेकन ने रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन पर बहुत बल दिया ताकि हम सत्य तक पहुंच सके। इसलिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों को बेकन ज्यादा पसंद है, मैथमेटिशियंस को डेकार्ट ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक रैशनल साइंस है, जबकि जो साइंसेज है वो एम्पायरिकल है, अनुभविक है। ये अंतर रहता है। और बाद में इन सबके पापा पैदा हुए जो दिखते हैं लगभग 20वीं सेंचुरी की शुरुआत के समय में। उनका नाम है एडमंड हुसर्ल। कभी जिक्र आ जाए तो आप इनका भी जिक्र कर सकते हैं। एडमंड हुसर्ल, इस व्यक्ति के एक विद्यार्थी का नाम था जीन पॉल सार्त्र। और ये जब सार्त्र को जानते हैं, सार्त्र तो 20वीं सेंचुरी का सबसे महान दार्शनिक माना जाता है। सार्त्र ने सोचना जिससे सीखा है वो हुसर्ल है, एडमंड हुसर्ल। हुसर्ल ने किताब लिखी है, एक सिद्धांत दिया, फिनोमिनोलॉजी। और सार्त्र की किताब का नाम है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, या ऐसे कुछ और पुस्तकें हैं जो फिनोमिनोलॉजी के सिस्टम पे काम करती हैं, उसी चिंतन पद्धति पे काम करती हैं। किताब का नाम एग्जैक्टली मैं ध्यान नहीं करूँ, कुछ ऐसा नाम उसका लिखा है। तो हुसर्ल ने एक तरीका बताया सोचने का। वो कह रहे कि समझाऊं या ऐसी एक वाक्य बोल के निकल जाऊं, समझाऊं? तो समझे। देखिए हुसर्ल ने कह रहा था, ये सब फिलोसफी की चीजें दरअसल है ना, आपके पाठ्यक्रम में उस तरह से नहीं आएंगे, किंतु ऑब्जेक्टिविटी को सीखने के प्रयास में लोगों ने क्या तरीके निकाले, अगर उसको थोड़ी बात करना चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी चेतना में वो मूल विषय कौन सा है जिस पर मेरे सब्जेक्टिव प्रभाव नहीं चढ़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, कैसे जानूं? उसको बोलते हैं प्योर फिनोमिना, बेसिक फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब जो मैं सोच के नहीं लाया हूं, जो मेरी चेतना में गिवन है, प्रदत्त है, मूल है। उसने कहा कि जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं हमारे पूर्वाग्रह हावी हो जाते हैं। बचपन से अब तक इतने हमारे पूर्वाग्रह बन चुके होते हैं कि हम चीजों को ऑब्जेक्टिवली परसीव भी नहीं कर पाते हैं। निष्कर्ष बाद में नहीं निकलते, निष्कर्ष पहले निकल जाते हैं। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे कि हम एक ही घटना को देखते हुए हम दो व्यक्तियों का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। बात के निष्कर्ष छोड़िए, उसको देखने के प्रोसेस में ही हमारे आग्रह हावी हो चुके होते हैं। इसलिए अमीर का बच्चा पेड़ पर चढ़े तो लोग बोलते हैं साहस है, गरीब का बच्चा चढ़े तो बोलते हैं चोर है, फल तोड़ रहा है, फल चोर करके भाग जाएगा। क्योंकि अमीर और गरीब का अंतर आपकी चेतना में ऐसे बैठ गया है कि गरीब का बच्चा वही काम करता हुआ चोर दिखता है, अमीर का बच्चा वही काम करता हुआ साहसी दिखता है। इस लेवल पर सब्जेक्टिविटी को बाहर निकालना है। तो उसने बहुत सारी चीजें बताई, मैं केवल एक चीज बताना चाह रहा हूं। एक उसने शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रैकेटिंग, जिसको हिंदी में कोष्ठकीकरण कह देते हैं, ब्रैकेटिंग। उसने कहा कि आप जो चीजों को देख रहे हैं ना, उसको तार तार कर दो, एकदम विश्लेषण करो, चीर फाड़ करो, उसकी खोज खोज के निकालो कि उनमें से कौन सी चीज आपको ऐसी इसलिए लग रही है क्योंकि आपका कोई पूर्वाग्रह बीच में आ गया था। और जब तक फैसला ना हो उन चीजों को ब्रैकेट में रखो कि अभी